इन 15 दिनों में जो पेपर जिस तरीके से आप अटेम्प्ट करते आ रहे हैं, आइदर बायोलॉजी और फिजिक्स जो जैसा भी आप शुरू करते आ रहे हैं वैसा ही करें, नया प्रयोग करने की इस समय आवश्यक। बाकी पढ़ने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता और अर्ली मॉर्निंग पढ़ने से बहुत ज्यादा अच्छा कुछ हो जाता है या लेट इवनिंग पढ़ने से, लेट नाइट पढ़ने से नहीं होता है, ये सब मिथ हैं। कई बार ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स अपना एग्जाम मिस कर देते हैं कि वो एग्जाम सेंटर पे समय पे नहीं पहुंच पाए। उस बच्चे का एम्स का एग्जाम छूट गया था। नमस्कार, 3 मई 2026 को नीट का एग्जाम है और लाखों एस्पिरेंट्स इस वक्त उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। सीकर एजुकेशन सिटी है जहां से भी हर साल बड़ी संख्या में नीट एस्पिरेंट्स सफल होते हैं और इसी वजह से देश भर के नीट एस्पिरेंट्स सीकर आते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। लेकिन आखिर के जो कुछ दिन होते हैं उस वक्त नीट एस्पिरेंट्स काफ़ी हद तक तनाव में आ जाते हैं। उनके लिए तैयारी का ये आखिरी समय होता है और जिस वक्त काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें करनी होती है, काफ़ी सारी चीज़ों का, बातों का ध्यान रखना भी होता है। ऐसे समय में हम ये वीडियो लेकर आए हैं उन्हीं नीट एस्पिरेंट्स के लिए और उनके परिवारजनों के लिए कि वो कैसे इन आखिरी 15 दिनों में अपना रिवीजन करें, पढ़ाई के बारे में कितना सोचें, एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए कैसे तैयार हो और एग्ज़ाम देने के लिए खुद को मेंटली और फिजिकली कैसे तैयार करें। और इस सब विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिजिक्स वाला सीकर के सेंटर हेड MM बलडोदिया सर। सर बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत नमस्कार सर। सर आखिरी 15 दिन बचे हैं नीट जैसे एग्जाम के लिए जिसमें लाखों विद्यार्थी भाग लेते हैं। आपको क्या लगता है कि आखिरी के 15 दिन में उन्हें पढ़ाई को लेकर क्या प्रेशर लेना चाहिए या पढ़ाई का रिवीजन कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे ये 15 दिन उन्हें बिताने चाहिए? देखिए सर, नीट के लिए जो एस्पिरेंट्स तैयार होते हैं साल भर वो मेहनत करते हैं और उनकी साल भर की मेहनत का परिणाम 3 मई के एग्जाम के ठीक बाद उन्हें मिलने वाला है। उनके सपने पूरे होने वाले हैं। देश के जिस एम्स में, जिस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो जाना चाहते हैं वहां वो पहुंचने वाले हैं। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी बात जो आखिरी समय में ध्यान रखी जानी चाहिए वो कुछ इस प्रकार हम कह सकते हैं। साल भर जिस बच्चे ने मेहनत की है, क्लासेज अपनी पूरी अटेंड की हैं, साथ में अपना सिलेबस सही समय पे फिनिश किया है, कंप्लीट किया है, मॉक टेस्ट पेपर्स को बहुत सिंसियरली लिखा है, तो वो कॉन्फिडेंट है। तो पहली बात तो मैं नीट एस्पिरेंट से यही कहना चाहूंगा कि एग्जाम हॉल में जब आप जाके बैठें या एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आखिरी 15 दिन बचे हैं तो ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर जरूर रखें कि जो मेरे सामने है इसको मैं निभाऊंगा, इसको मैं पूरा करके जाऊंगा क्योंकि इसके लिए मैंने मेहनत की है। और आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। जीवन में ये हमेशा याद रखना चाहिए। जीवन के किसी भी पड़ाव में किसी भी प्रकार से आपने मेहनत अगर की है तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अनुभव में वो जुड़ेगी, आपके जीवन की यात्रा को वो और सुखद बनाने में कहीं ना कहीं काम आएगी। अब जैसा आपका सवाल था और जैसा नीट एस्पिरेंट्स के लिए हम एक सधा हुआ कंटेंट देना चाहते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि इस समय में वो कैसे अपने आप को मेंटेन करें जी। तो अगले 15 दिन डे बेसिस पे क्या करना चाहिए, डे वाइज उन्होंने अपना प्लान बना रखा है। साथ में बच्चे जिन जिन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं उनके मॉक टेस्ट पेपर जो फुल सिलेबस पेपर इस समय होते हैं उन पेपर्स को वो लिख रहे हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स में हो सकता है डेली बेसिस पे हो रहे हो, कुछ इंस्टीट्यूट्स में ये अल्टरनेटिव डेज में हो रहे हैं। जो भी पेपर्स आपके हो रहे हैं, मैं जहां तक समझता हूं इन 15 दिनों में किसी भी इंस्टीट्यूट में 10 या 12 से ज्यादा पेपर सब बाकी नहीं है। ठीक है। तो जो भी पेपर बच्चा लिख रहा है उस पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद जो भी रह जाता है, आप कितने सवाल ठीक कर पाए, कितने सवाल आपके गलत हुए, कौन से सवाल ऐसे थे जो आप और ठीक कर सकते थे, उन सवालों को एग्जाम पेपर या मॉक पेपर देके आने के बाद रेक्टिफाई जरूर आप करें। मतलब 100% रेक्टिफिकेशन के साथ आपको जाना चाहिए। मान लीजिए बायोलॉजी का बच्चा है, 90 क्वेश्चंस बायो के पेपर में आते हैं। अब आपने 82, 83, 84 जितने करेक्ट कर लिए, जो रिमेनिंग 4, 5, 6 है उनको हर हाल में आपको रेक्टिफाई करना चाहिए कि ये मैं क्यों नहीं कर पाया और इसकी अप्रोच क्या होगी। दूसरा जरूरी बात, पेपर को अटेम्प्ट करने का हर बच्चे का अपना एक स्ट्रेटेजी होती है। कुछ बच्चे फिजिक्स से शुरू करते हैं, कुछ बच्चे बायो से शुरू करते हैं और मोस्टली बायोलॉजी से ही शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आप शुरू कहीं से करें, एक प्लान आपके दिमाग में ये होना चाहिए। और नीट 2025 के एग्जाम की सीरियसनेस और पेपर पैटर्न को देख के तो ये हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वहां ऐसा तूफान एक तरीके से क्लासरूम में बच्चे के सामने एकदम से आया था जिस तूफान के लिए वो कभी भी मानसिक तौर पर तैयार नहीं था। बिल्कुल, तूफान हो सकता है अभी भी आए, वैसे संभावना कम है। बहुत सुखद और सही तरीके का ही एग्जाम ये होगा। फिर भी अगर आ जाए तो फिजिक्स से जो बच्चे एग्जाम पेपर शुरू करते हैं, अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, उनको मेरा एक सजेशन है, फिजिक्स का पेपर चाहे इजी हो चाहे टफ साइड में हो, टफर साइड में हो, आपको 30-40 मिनट से ज्यादा उस पर नहीं रुकना है। okay. आप 30-40 मिनट से उस पर रुके, जितना उसमें कर पाते हैं उतना करें। फिर आप बायो की तरफ शिफ्ट हो, देन केमिस्ट्री, और फिर रिमेनिंग पोर्शन जो फिजिक्स या बाकी के सारे सब्जेक्ट्स का है
वो आप करें। तो डे बेसिस पे मॉक टेस्ट पेपर्स को रेक्टिफाई करते हुए चलना सबसे सटीक सही स्ट्रेटजी है। ओके, इसका कोई खास वजह है कि बायोलॉजी से शुरू करते हैं या फिजिक्स से करना चाहिए? शुरू एग्जाम किससे करना चाहिए इसका? इसमें सर ऐसा है ना, बायोलॉजी आधा पोर्शन है। 720 का जो एग्जाम होता है उसमें 360 मार्क्स अकेले बायोलॉजी के हैं। अच्छा, बॉटनी और जूलॉजी 360 नंबर का अकेला वो ठीक आता है। है। सब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव होता है, और जहां तक देखा जाए तो एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। 70-80 क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं आउट ऑफ 90। कुछ क्वेश्चंस अप्रोच बेस्ड होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, लेंदी होते हैं, तो वो 10 to 15 क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा दोनों पेपर्स में हो सकते हैं। तो बायोलॉजी जब बच्चा अटेम्प्ट करना शुरू करता है तो उसमें 40-50 मिनट में ऑलमोस्ट वो पेपर बायोलॉजी का कवर कर लेता है। ठीक मतलब है। पहले 1 घंटे में अगर आप बायोलॉजी 100% कर भी गए, अच्छे से कर गए, तो एक बच्चे पे एक इम्पैक्ट ये आता है, उसके दिमाग में ये रहता है कि हाँ आधा काम मैंने कर लिया है। ठीक। लेकिन कई बच्चों के अंदर ये डर भी रहता है कि मैंने अभी तो बायो किया, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े। फिजिक्स केमिस्ट्री वेटेज के हिसाब से दोनों बायोलॉजी के भले ही बराबर हैं, लेकिन दिमागी तौर पर अगर सोचा जाए और देखा जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से कहीं ज्यादा दिमाग पर लोड डालते हैं कि हाँ वो भी ओके। बचे हुए हैं। इसलिए कुछ बच्चे फिजिक्स से भी शुरू कर सकते हैं, 30-40 मिनट फिजिक्स में रुकें, जितना हो सकता है करें, फिर बायोलॉजी पे शिफ्ट हो जाएं, तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है। बट इनके बीच में ये कहना चाहूंगा, जो सारे टीचर्स भी बताते होंगे, सब लोग कहते होंगे, इस समय नया एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं करें। इन 15 दिनों में जो पेपर जिस तरीके से आप अटेम्प्ट करते आ रहे हैं, आइदर बायोलॉजी और फिजिक्स जो जैसा भी आप शुरू करते आ रहे हैं वैसा ही करें, नया प्रयोग करने की इस समय आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर कहीं कुछ किसी यूट्यूब पे वो देख रहे हैं कि ये ऑनलाइन क्लास ले लो या हमारा वाला पेपर आप अटेम्प्ट कर लो, ऐसा कुछ अगर सामने आए तो? नहीं, इस तरीके का नहीं एक्सपेरिमेंट करना मुझे नहीं लगता अब करना चाहिए। ओके, बहुत अच्छा, और एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर होकर जो बच्चा जाता है, जो पढ़ता है, ठीक है। वो तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स वैसे भी नहीं करता है। हाँ, आप चाहें तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस की जो सीरीज है कहीं, उन सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी आप एक बार पढ़ने वाले बच्चे को तुरंत पता लग जाता है, एक बार देखते ही ये पता कर लेंगे कि जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं क्या वो सेम टेस्ट के हैं, जैसा आपने पहले कर रखे थे वैसे के वैसे हैं, या उनमें कुछ नयापन है। अगर कुछ नयापन है या कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं तो थोरोली एक बार आप उनको रीड आउट करते हुए उनको आप सोल्व कर सकते हैं। नए किसी भी शॉर्ट टर्म मेथड पे जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। शॉर्ट टर्म मेथड में इस समय फायदा सिर्फ उसको हो सकता है, वो भी कुछ मार्क्स पे, सिलेक्शन में नहीं, जिसने पूरे साल बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की है, एक अटेम्प्ट ले रहा है कि हाँ मैं इस बार तो नहीं अगले साल एग्जाम दूंगा, तो फिर वो किसी एक सब्जेक्ट, जैसे बायोलॉजी ही स्पेशली मैं कहूंगा, उस पर अपनी पूरी जान लगा दे, पूरी एनर्जी लगा दे। वहां मेन एग्जाम में जो स्कोर उसका आता है वो शायद अगले साल की तैयारी के लिए उसको कॉन्फिडेंस देता है। ओके, ग्रेट। अभी 15 दिन, क्योंकि एग्जाम के लिए आपको पढ़ना तो है ही, साथ में मेंटली और फिजिकली आपको स्वस्थ भी रहना है। जी, तो इस वक्त उसे शेड्यूल क्या रखना चाहिए? मतलब लाइक कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो सोचे कि ठीक है मैं रात को लेट तक पढ़ लूँ या सुबह जल्दी उठ के पढ़ लूँ। इस तरह का कोई उन्हें नया कुछ रूटीन अपनाना चाहिए या जिस तरीके से वो चलते आए हैं वही करना चाहिए? देखिए बेसिकली तो जिस तरीके से चलते आए वो ही ठीक रहता है। बाकी पढ़ने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, और अर्ली मॉर्निंग पढ़ने से बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ हो जाता है, या लेट इवनिंग पढ़ने से, लेट नाइट पढ़ने से नहीं होता है। ये सब मिथ हैं। मतलब मैं पर्सनली 20 साल से इस टीचिंग फील्ड में हूँ और बहुत सारे बच्चों के बीच हमेशा से रहता आया हूँ, हजारों सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को मेंटर किया है। तो एक बात मुझे बहुत अच्छा समझ आती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर रात को दोबारा 1-2 बजे 3 बजे तक हम पढ़ते हैं, लेट नाइट जाके, मतलब अर्ली मॉर्निंग ही वो जाके सोते हैं और फिर 10-11 बजे उठ के जो है वो फिर से अपना रूटीन शुरू करते हैं। तो आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ रहे हैं, लेट नाइट पढ़ रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, लेकिन टास्क आपके पास जो डे बेसिस पे है वो टास्क आपका कंप्लीट हो। और दूसरी जो सबसे जरूरी बात, दिनेश सर, एग्जाम का जो टाइम स्लॉट है वो 2 से 5 है, ठीक है। दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। जिस एग्जाम हॉल में जाके बैठेंगे वो गवर्नमेंट स्कूल्स के एग्जाम सेंटर्स होंगे सारे, ठीक है। वहां कंडीशंस थोड़ी टफ होती हैं। संभावना ये भी हो सकती है कि आप जिस बेंच पे जाके बैठे वो हिल रहा हो सकता है जहां जिस क्लासरूम में जाके बैठे हैं खिड़की के पास 3 मई का समय होता है राजस्थान में, तो आप विशेष तौर पर ये कह सकते हैं वहां से लुएं आ रही हो सकता है जो पंखा क्लासरूम में आपके चल रहा है वो आवाज भी कर रहा हो। इन सब चीजों से अपने आप को इरिटेट नहीं करना है, मेंटली कूल एंड काम रहना है। और दूसरी जरूरी बात, इन 15 दिनों में जब वो एग्जाम तक जाएंगे 3 मई को, इन 15 दिनों में उस बच्चे को हर हाल में अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को उस 2 से 5 के टाइम में एक्टिव रखना है। ओके, जैसे कोई बच्चा रोजाना खूब पढ़ रहा है, 12 बजे 1 बजे खाना खा के दोपहर में आराम से सो जाता है और 2-3 बजे 4 बजे वो सो के उठता है, तो निश्चित तौर पर वो बायोलॉजिकल क्लॉक उस दिन उसको परेशान करने वाली है। राइट। हालांकि बच्चे इस समय एग्जाम पेपर लिखते हैं तो सारे इंस्टीट्यूट से जो एग्जाम है वो 2 से 5 ही अपना करवाते हैं। अच्छा, तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हमें रखनी पड़ेगी। मॉर्निंग अर्ली पढ़िए, लेट इवनिंग या लेट नाइट पढ़िए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन पढ़िए। तो यानी इंस्टीट्यूट भी
एग्जाम वाले दिन को ध्यान में रख के मतलब बच्चों को प्रिपेयर करता है उसके लिए जी। कि एग्जाम सेंटर में। थ्रू आउट पैन इंडिया ऐसा होता है। जैसे हमारा अपना ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पैन इंडिया बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में कई लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर होते हैं, तो वो बच्चे भी ऐसे ही तैयार करते हैं। जिस शिक्षा नगरी सीकर से हम लोग हैं, वहाँ भी आपको पता है रूट बेसिस जो मेहनत करने का कल्चर है वो हमेशा से है। उसी लाइन पे सब लोग चल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो सब बच्चों को मेहनत करना तो निश्चित तौर पर सीकर में सिखाया ही जा रहा है। साथ में जो टाइम की डिमांड है, एनटीए का एग्जाम पैटर्न क्या है, एनटीए जो है वो एग्जाम पैटर्न के साथ साथ टाइम शेड्यूल क्या रखता है, उसका टाइम स्लॉट क्या है, उन सब चीजों के लिए भी सीकर का बच्चा तैयार होके जाता है। अब जैसे एग्जाम सेंटर पहुंचने की भी एक बात होती है जिसमें एग्जाम कहाँ पे आता है, सेंटर कहाँ पे आता है, ये पहले नहीं पता होता। फिर जब एग्जाम सेंटर का पता चलता है तो फिर वहां तक पहुंचना, कई बार ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स अपना एग्जाम मिस कर देते हैं कि वो एग्जाम सेंटर पे समय पे नहीं पहुंच पाए। इस तरह की जो चीजें होती है, मतलब इन चैलेंजेस को एक नीट एस्पिरेंट और उसके साथ साथ उसका परिवार कैसे हैंडल करे, क्या करना चाहिए? जी देखिए सर, ये अपने आप में बहुत दुखद होता है कि किसी का समय पे नहीं पहुंच पाने के कारण एग्जाम छूट जाए। इसका भी एक बहुत रोचक वाकया मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सब दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, सिटी इंटीमेशन स्लिप इस समय एनटीए ने जारी कर दी है। मतलब हर एक एग्जाम देने वाले बच्चे को, नीट का जो एग्जाम 2026 का लिख रहा है, उसको ये पता है कि मेरा कौन से शहर में सेंटर आएगा। ठीक है। शहर इन द सेंस बहुत सारी जगह, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो सकता है, जिला हो सकता है, जैसे सीकर शहर बताया गया। लेकिन उसकी आसपास की टेरिटरी जो है वो 50 किलोमीटर्स, 90 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स भी हो सकती है। तो मेंटली हम प्रिपेयर रहें कि जो शहर हमें दिया गया है उस शहर के आसपास हमें इतना ट्रेवल करके भी जाना पड़ सकता है। ठीक है। एडमिट कार्ड एग्जाम के 5 से 6 दिन पहले तो 100% आ ही जाते हैं। तो जब 5 to 6 डेज बिफोर हमें ये पता लग जाता है कि फला जगह हमारा सेंटर है, उस स्कूल में सेंटर है, तो अपना ट्रांसपोर्ट, अपना जो मूवमेंट है वो उसी हिसाब से प्लान कर लें। और ये उस दिन को आप इसी हिसाब से रिजर्व रखें। आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे 2 बजे एग्जाम है तो मैं 12 बजे निकल जाऊंगा। नहीं, आप उस दिन सुबह जब उठें तो अपने दिमाग में ये क्लियर करें कि आज मेरा एग्जाम है, पूरे साल की अपनी मेहनत जो है उसको मैं कागज पे लिख के आने वाला हूँ। वो ओएमआर सीट जो बाहर आएगी चेक होने के बाद, वही मेरा फ्यूचर तय करेगी। तो आज का दिन उसी के नाम है। तो समय रहते आप अपने घर से, जहां भी रहते हैं वहां से निकल लें। ठीक है। ये आपने कई सारे ऐसे वीडियोज मैंने देखा है, कवर किए हैं एग्जाम सेंटर्स के बाहर। बहुत दुखद होती हैं ऐसी चीजें। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे एग्जाम हॉल में आधा मिनट लेट हो गया, 1 मिनट लेट हो गया, 2 मिनट देरी से पहुंचा, ट्रैफिक में फंस गया। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। दिनेश सर, मेरा एक स्टूडेंट था, ऑल इंडिया रैंक 101। ऑल इंडिया रैंक 101, 101। ओके। ऑल इंडिया रैंक 101, 101वीं रैंक उसकी ऑल इंडिया थी। ठीक है। और उस समय AIPMT एग्जाम हुआ करता था। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से पढ़ के अपनी PG भी कंप्लीट कर चुका है, मेरे अच्छे कांटेक्ट में है। वो बच्चा 12वीं के साथ एग्जाम नहीं दे पाया था क्योंकि उसका अपना एज नहीं था। 12वीं के ठीक बाद उसने एग्जाम दिया। ठीक है। 2015-16 के सेशन में पढ़ता था। उस बच्चे का एम्स का एग्जाम छूट गया था। एम्स का एग्जाम? हाँ, उस टाइम AIPMT मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो एग्जाम्स थे वो अलग होते थे, एम्स के लिए एग्जाम अलग होते थे। एम्स का वो एग्जाम नहीं दे पाया था। उसका एम्स का एग्जाम सिर्फ देरी से पहुंचने के कारण छूट गया था। और मुझे जहां तक याद है उस समय वो सीकर शहर का टॉपर भी था। और अब देखिए, सीकर शहर में टॉपर हो सकता है, सितारा हो सकता है यहाँ का, मौलाना आजाद जैसे मेडिकल कॉलेज से अपनी डिग्री पूरी करता है, अच्छा कैरियर आज की डेट में उस बच्चे का है। लेकिन उस समय अगर वो एग्जाम हॉल में जाता तो एज ए टीचर मैं कॉन्फिडेंट हूं कि वो दिल्ली एम्स में होता, शायद मच बेटर होती चीजें। बट ये सब डेस्टिनी का खेल है। तो कोई भी एग्जाम हॉल में जाने से चूक सकता है। जिसकी तैयारी है वो भी चूक सकता है, जिसकी तैयारी नहीं है वो भी चूक सकता है। हमें समय रहते प्रॉपर प्लान करके एग्जाम हॉल में पहुंचना चाहिए। इसके अलावा और क्या ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त नीट एस्पिरेंट और उनके परिवार को ध्यान में रखनी चाहिए, और कुछ क्या ऐसी चीजें हैं जिनमें इंस्टीट्यूट अभी भी उनको हेल्प कर सकता है, क्योंकि ज्यादातर नीट एस्पिरेंट्स किसी न किसी कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं? जी देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और इवन बहुत सारे पेरेंट्स भी जो आज की डेट में बहुत अवेयर हैं, वो रोजाना एक मेंटरशिप एक तरीके से अपनी कर रहे हैं। ठीक है। पर्सनल केयर और मेंटरशिप इस समय सबसे अच्छी चीज है। हम लोग भी पर्सनली ये करते हैं। बच्चे ने टेस्ट पेपर दिया, बच्चा हमारे से डेली इवनिंग में मिल रहा है, जो सिलेक्शन की कैटेगरी में है, रेंज में है वो भी, और जो उसके लिए फाइट कर रहे हैं वो बच्चे भी, वो मिलते हैं। वो कहते हैं सर यहाँ थोड़ा सा मैं डाउन फील कर रहा हूँ, यहाँ अप एंड डाउन आ रहे हैं, यहाँ दिक्कतें आ रही हैं, इस टॉपिक में थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो कहीं कोई सब टॉपिक्स की प्रॉब्लम होती है तो टीचर्स मेंटर कर देते हैं, गाइड कर देते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बता देते हैं। इस तरीके से किया जा सकता है। पेरेंट्स भी इस समय नो डाउट गाइड ही कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स की धड़कनें बढ़ी होती हैं, उनकी चिंता अलग होती है। उनके बच्चे का भविष्य का सवाल होता है, पूरे साल उन्होंने पैसा लगाया हुआ होता है। बच्चे के करियर के साथ साथ एक आर्थिक भार भी पेरेंट्स पे होता है। और बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं जो आप समझ सकते हैं कि बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से वो पैसा जुटाते हैं।
तो निश्चित तौर पर उन पे भी एक मानसिक दबाव होता है। पेरेंट्स से मैं यही आग्रह करूंगा कि ऐसे समय में आप अपने बच्चे का टेस्ट पेपर जो दे के आ रहा है उसके स्कोर पे बहुत ज्यादा बात नहीं करें। स्कोर पे बात करने के बजाय स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, कहाँ चीजों को ठीक किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, उस पर बात करें। और दूसरा, किसी भी दूसरे बच्चे से उसको इस समय कंपेयर ना करें। जैसे जनरली ये होता है ना कि दो बच्चे आसपास रहते हैं या घर परिवार में हैं या रिलेटिव्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर लिख रहे हैं, किसी एक के 600 प्लस स्कोर आ रहा है, दूसरे के 550 आ रहा है। मैं फिर भी आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हो सकता है 550 वाला भी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करेगा उस दिन, और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि 600 वाला भी उतने ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं वो 3 घंटे बच्चे का टेम्परामेंट क्या रहता है, उस 3 घंटे में समय उसका कितना साथ देता है, और नो डाउट उसकी जो पूरे साल की गई मेहनत है वो तो उसके साथ है ही है। तो कंपैरिजन बिल्कुल भी पेरेंट्स इस समय नहीं करें। दूसरी जो जरूरी चीज पेरेंट्स ध्यान रख सकते हैं वो ये है कि हेल्थ इस समय बहुत बड़ा इशू होता है। बच्चे का हेल्थ किसी भी तरीके से खराब ना हो, बैलेंस डाइट वो ले, खाने पीने की चीजों का ध्यान रखे, बाहर की चीजें थोड़ा सा इस समय अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा इस टाइम बढ़ जाती है। और अगर एक दिन भी आप थोड़ा सा हेल्थ वाइज अनवेल हो गए तो उस केस में आपके 2 दिन 3 दिन 4 दिन खराब हो जाएंगे, जो बियरेबल नहीं है। तो ये पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी सारी चीज़ें बता दी। बस स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ ऐसे लास्ट मिनट टिप्स या ट्रिक्स होंगे जो आप उन्हें बताना चाहेंगे, ताकि वो नीट एस्पिरेंट्स जो इस वक्त लाखों की संख्या में तैयारी कर रहे हैं अपने नीट 2026 के लिए, वो उसे क्लियर कर सकें? जी सर, इसमें लास्ट मिनट ट्रिक्स और टिप्स की अगर बात करें तो सिर्फ यही है कि अपने आप को कूल एंड काम रखना है। हालांकि ये कहने में बात अच्छी लगती है, आपका और मेरा भी एग्जाम हो या किसी का भी एग्जाम हो तो डर तो अंदर से लगता है, लेकिन मैं बच्चों को यही कहूंगा, डर के आगे जीत है। अच्छा, लास्ट मिनट अभी जैसे स्टूडेंट्स आपके पास आ रहे होंगे, वो आपसे मिलते होंगे, तो इस वक्त वो कुछ बातें कहते हैं अपने बारे में? बिल्कुल, अच्छे से अच्छा बच्चा जो है ना, हमें पता है कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ये एम्स में जाएगा, अच्छा स्कोर कर रहा है, अच्छी रैंक में आएगा, टॉप 100 में आ सकता है, 500 में आ सकता है, टॉप 1000 में आ सकता है, वो भी आके कहता है सर अंदर से डर लग रहा है। और मैं बताऊं, सफलता इसी चीज का नाम है कि वो जो बच्चा आज ये कहता है कि सर डर लग रहा है, जब सेलेक्ट होके आता है और कुछ समय बाद आप बच्चों के सामने लाके उसको खड़ा करते हो कि ये इससे आप स्ट्रेटेजी या इससे टिप्स लीजिए कि कैसे एग्जाम फाइट किया जाता है, तब वो हमेशा ये कहता है कि डरना कभी नहीं चाहिए। तो हर एक इंसान के साथ ये है, डर आपको भी लगता है, डर मुझे भी लगता है, दुनिया में डर हर किसी को लगता है किसी न किसी परिस्थिति में, बट डर के आगे हमेशा जीत होती है। वो जीत तभी सुनिश्चित होती है जब हम जिस प्रोजेक्ट को, जिस काम को फेस कर रहे हैं, उसके लिए हमने अच्छे से मेहनत की है, हम अच्छे से तैयार होके गए। बच्चा जब एग्जाम हॉल में जाके बैठ रहा है, उसके बाद उसको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली बात, पेपर जब जैसे ही खोल के वो देखता है तो पेपर खोल के देखते ही उसके दिमाग में एक इंप्रेशन तुरंत आता है, इजी है, कॉम्प्रिहेंसिव है, डिफिकल्ट आया है, मुझे कुछ आ नहीं रहा है या आ रहा है या बहुत अच्छा कर लूंगा, इस तरीके की बातें उसके दिमाग में तुरंत आ जाती है। ठीक है। जब भी आपको वहां एग्जाम हॉल में थोड़ा सा मतलब अनईजी फील हो, 5 सेकंड के लिए रुकें, 10 सेकंड के लिए रुकें, गहरी लंबी सांस लें, और जैसा मैं शुरू में कह रहा था, बिल्कुल अपने आप से ये बोलें कि ये तो मैं करके जाऊंगा, जो सामने मेरे रखा है इसको तो मैं फोड़ के जाऊंगा, क्योंकि मैं पूरे साल पढ़ के आया हूं, मेहनत करके आया हूं, और मेहनत करी भी कभी भी बेकार नहीं जाती है। नीट 2025 का एग्जाम जो है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छा कर सकते थे, एग्जाम हॉल में अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाए, इसलिए बाहर हो गए, फिर से कोचिंग्स या अपनी सेल्फ स्टडी जैसा भी कहो आप, क्लासरूम्स में वापस आ गए। वो बच्चे कहीं अच्छा कर सकते थे। तो वो 3 घंटे अपने आप को मेंटेन रखने का एग्जाम भी है। तो जब भी आपको दिक्कत लगे, आप ये काम सबसे पहले करें। दूसरा, हर किसी का किसी न किसी में बिलीव होता है, राइट। बिलीफ मैं कह सकता हूं, वो भरोसा, वो विश्वास, वो आपका इतना अटूट और इतना स्ट्रोंग होना चाहिए। जैसे मान लो मैं किसी भी परिस्थिति में अगर फंसता हूं या कहीं भी मैं कोई ऐसी परिस्थिति देखता हूं जो मेरे लिए बहुत कठिन है, तो मैं याद करता हूं, एक वर्ड में बोलता हूं, माँ। अब आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, कोई आपका लोग, देवी देवता हो सकता है, कोई और मान्यता हो सकती है, आपका कोई टीचर हो सकता है जिसने पूरे साल आपको मेंटर किया है। किसी भी एक ऐसे इंसान को, किसी भी एक ऐसी ताकत को, किसी भी एक ऐसी शक्ति को आप याद करें जो आपको पावर देता है। 1 सेकंड के लिए आपका ध्यान उस पर जाएगा, वो इतना एम्पावर आपको करेगा कि तुरंत आप अपने काम में जुट जाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें तभी संभव है जब हम सारी परिस्थितियों को समझ रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, और ये उसी को समझ आता है जो परीक्षा के लिए तैयार होके जाता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें और काफ़ी सारी ज़रूरी चीज़ें हमने इस इंटरव्यू में बात करी। और आपको भी नीट 2026 के लिए जो 15 ही दिन दूर है उसके लिए तैयार रहना है। और हम चाहते हैं कि सीकर से पढ़ने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत अच्छा करें। लगातार 2 साल से ऑल इंडिया टॉपर सीकर से आ रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो
हैट्रिक बन जाए और इस बार भी बिल्कुल। सीकर से ही आए। हाँ, मतलब सीकर के सभी देखने वाले बच्चों को, सभी संस्थाओं को, सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं, पहले से अग्रिम शुभकामनाएं, कि सीकर में हम सब मिलजुल कर इसी प्रकार का एक तरीके से ये जो परचम है वो लहरा के रख सकें। ये जो हमने बुलंद की है सीकर की आवाज़ को, ये जो सीकर के लोगों ने मेहनत करके बहुत आगे तक सीकर को पहुंचाया है, राष्ट्रीय मानचित्र पर पहचान बनाई है, ये पहचान सदा अमिट रहे। इन सब के लिए हम सब मिलकर आगे भी काम करते रहेंगे। आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा संबंधी बहुत सारी बातें बहुत अलग अलग समय पे अलग अलग एक तरीके से ब्रैकेट में जाती रहती हैं। ये भी निश्चित तौर पर सीकर शिक्षा नगरी को एक पॉजिटिव मोड देती हैं, एक पॉजिटिव नोट देती हैं। तो आपसे भी मेरी गुजारिश है कि इसी तरीके के ऐसे जो सेशंस हैं, ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो मेंटेन रखेंगे तो बच्चों को, पेरेंट्स को और हम सबको भी कहीं ना कहीं इंसाइट्स मिलते रहेंगे, हम सब भी मिलकर अच्छा काम करते रहेंगे। बिल्कुल सर। तो आप लोगों की क्या तैयारी है? आप लोग इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपके कुछ डाउट्स हैं? क्या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं? या आप अपनी तैयारी को लेकर कुछ भी अगर जानना, बताना, शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। बाकी आप अपने टीचर्स से, अपने मेंटोर्स से मिलते रहें और नीट 2026 में कुछ ज़बरदस्त करके दिखाएं। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।